नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर्स। और आज हम बात करने वाले हैं 8 अगस्त के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। इसके बारे में 8 अगस्त के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं 8 अगस्त के टॉप 10 करंट अफेयर्स की जो हमारी घटनाएं घटित हुई हैं उसके आधार पर देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे मैंने एक टाइमिंग सेट की हुई है इस चैनल पर, सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की टॉप 10 जो क्वेश्चन होते हैं उसकी वीडियो एक अपलोड होती रहती है इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या हमारा, दिल्ली की जिस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो कौन है। वो है हमारी सादिया देहवाली। ठीक है, सॉरी सादिया देहलवी, सादिया देहलवी इनका नाम है। तो इनका निधन हाल ही में हुआ है। 63 वर्ष की आयु में ये एक लेखिका भी थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी और इसी के साथ एक मशहूर एक्टर भी थी। देखिए, 63 साल की उम्र में सादिया देहलवी ने अपने घर पर ही अंतिम सांस ली। सादिया देहलवी लंबे टाइम से कैंसर से जूझ रही थी, कैंसर था इनको। हाल ही में उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था जहां उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद में इनका निधन हो गया। अब दूसरा क्या पॉइंट बनता है, सादिया ने 2017 में दिल्ली के इतिहास पर एक किताब जैस्मिन एंड जीन्स, यादें और रेसिपी की मेरी दिल्ली लिखी थी। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इन्होंने एक नाटक भी में भी काम किया था और इन्होंने एक फ़िल्म भी क्रिएट की थी जिसको इन्होंने खुद से उसकी स्क्रिप्ट भी इन्होंने खुद ही लिखी थी और उसमें एक्टिंग भी इन्होंने की थी। तो इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, सादिया ने 2017 में कौन-सी किताब लिखी, ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा। तो 2017 में उन्होंने दिल्ली के इतिहास पर एक किताब जैस्मिन एंड जीन्स, तो किताब का क्या नाम था, जैस्मिन एंड जीन्स, यादें और रेसिपी की मेरी दिल्ली, ये किताब का पूरा नाम था, इन्होंने लिखी थी। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, किसने की है, पायलट योजना। तो देखिए, ये जो योजना है पायलट योजना वो क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब पायलट आधार पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड और मोबाइल के जरिए छोटी राशि के भुगतान की अनुमति दे दी है। इसके तहत एक बार में 200 रुपए तक का भुगतान की अनुमति होगी। अब देखिए ये क्यों किया है उन्होंने, ताकि डिजिटल पेमेंट को वो बढ़ावा दे सकें। तो इसलिए आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन आई है जिससे ऑफलाइन पेमेंट भी हम कर सकते हैं, कितनी, 200 रुपए तक की हम ट्रांजेक्शन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। देखिए, वही मैंने आपको बताया, जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम है वहां पर भी डिजिटल पेमेंट को, डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है, इस योजना का, पायलट योजना का उद्देश्य है। अगला हमारा सवाल क्या बनता है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया, तो कौन है वो। ऐसा काम एक ही देश कर सकते, दो ही देश कर सकते हैं, एक तो पाकिस्तान और एक चीन। तो ये काम किया है अब की बार चीन ने ये काम किया है, बिल्कुल घटिया काम किया है। देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग हमारे और क्या क्या पॉइंट हमारे बन सकते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा बनता है, विशेष दर्जे की संपत्ति के बाद, समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है। विशेष दर्जे यानी कि आर्टिकल 370, धारा 370 जब खत्म हुई है, जब से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे का जो महत्व था वो समाप्त किया गया है, उसके बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया है। यानी कि तीसरी बार ये यूएनएससी के समक्ष में जो उठाया है मुद्दा, वो तीसरी बार उठाया है चाइना ने। इससे पहले यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। यानी कि 2 बार पहले भी उठा चुके हैं, तीसरी बार उठाया था। क्वेश्चन बन सकता है,
जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद चाइना द्वारा कितनी बार जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया गया है? तो आंसर क्या होगा? 3 बार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ये पॉइंट, 2 पॉइंट और मैंने इसमें ऐड किए थे, इनको भी पढ़ लेते हैं। भारत के विशेष मंत्रालय ने कहा, माफी चाहूंगा, विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन को इस मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। ये बयान आया भारत की तरफ से, और इसलिए चीन को अन्य देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा, भारत ने कई अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 370 यानी कि आर्टिकल 370 जो है वो समाप्त करना भारत का आंतरिक मामला है, इसमें चीन का हस्तक्षेप ना हो तो बेटर रहेगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, देख लेते हैं। हाल ही में जिस ITI संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसने किए हैं? IIT कानपुर। IIT कानपुर के साथ एक समझौता हुआ है, वो चेक कर लेते हैं क्या समझौता, उसमें क्या मेन पॉइंट है। देखिए यह एक नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए इन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। समझौता ज्ञापन के तहत IIT कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। तो एक ऐसी परिकल्पना की गई है जिसमें एक प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें डिजिटल होगा सब कुछ, यानी कि जो लोग शिकायतें जो होती हैं, किसी ने अगर शिकायतें डाली तो उस पर डिजिटल अपने तरीके से उसको एनालाइज करेगा, किस कैटेगरी की वो शिकायत है उसको एनालाइज किया जाएगा और उस पर ऑटोमेटिकली जो डिजिटली जो एक्शन होगा वो उसके लिए जो उससे संबंधित जो कार्यालय होगा वहाँ पर वो जो शिकायत है वो पहुँचा दी जाएगी और उस पर एक्शन लेने की कार्यवाही भी की जाएगी। तो ये डिजिटल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगला प्रश्न हमारा बनता है, हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना यानी कि PPP योजना शुरू किया है वो क्या है? हरियाणा। हरियाणा राज्य ने किया है। अब देखिए इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा में सभी परिवारों की मौलिक जानकारी का डिजिटल तौर पर संग्रहण होगा। पात्र लाभार्थियों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहचान पत्र की जानकारी गोपनीय और सुरक्षित रहेगी। जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। सभी नागरिकों को 8 अंकों का पहचान नंबर जारी होगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और डुप्लीकेट से की संभावना कम होगी। सभी योजनाओं का लाभ एक ही पहचान पत्र से मिलेगा। बार बार दूसरे पहचान पत्र प्रमाण दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहचान पत्र के साथ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना को जोड़ा गया है। अब देखिए ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, ये जो PPP योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। तो डिजिटल तौर पर संग्रहण होगा जानकारी का और गोपनीय होगी ये जानकारी, क्योंकि देखिए डिजिटल तौर पर जानकारी हमारी ले ली जाएगी तो हमें भी उसके बारे में सोचना होता है। तो गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके बारे में भी सोचा है और गोपनीय और सुरक्षित रखी गई है जानकारी। इसी के साथ जो योजनाएं होती हैं सरकारी योजना, उनको जोड़ा गया है तो उनका आपको पता भी चलेगा और उस योजना का आप लाभ भी उठा पाएंगे और आपको अलग अलग तरीके के पहचान पत्र दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हरियाणा में। अगला हमारा जो क्या क्वेश्चन बनता है, पहली किसान रेल जिन 2 शहरों के बीच चलेगी। देखिए इस क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको, इस किसान रेल क्यों स्टार्ट की गई, कब स्टार्ट की गई, क्या इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कि पहली किसान रेल जिन 2 शहरों के बीच चलेगी वो हैं देवलाली से दानापुर। ओके, तो ये महाराष्ट्र से बिहार चलेगी, यानी कि मुंबई से बिहार की तरफ होती है, महाराष्ट्र से बिहार की तरफ। तो देवलाली से दानापुर की तरफ ये चलेगी। इसकी जो डिटेल्स हैं किसान रेल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
अगला हमारा प्रश्न बनता है, जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है, वो कौन है? वो है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन थे? ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब इनको महालेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। गिरीश चंद्र मुर्मू इनका जन्म जो हुआ था 21 नवंबर 1959 को हुआ था, जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन एक और बन जाता है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। गुजरात कैडर से 1985 में बैच के भारतीय, यानी कि 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये UPSC से IAS थे। तो 1985 जो गुजरात का जो कैडर था 1985 बैच में, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और गुजरात के CM के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव थे। प्रमुख सचिव का भी इन्होंने जो किरदार है वो निभा चुके हैं। वह वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव थे। तो कहाँ पर सचिव थे ये? वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या बनता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है? ये क्या है? 4%। देखिए जो रेपो दर है वो 4% बनी रहेगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ रेपो दर होती क्या है। RBI बैंकों को जिस रेट पर कर्ज देता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जिस रेट पर बैंकों को कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रेपो रेट। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेपो रेट किसे कहते हैं? जिस रेट पर कर्ज देता है बैंकों को RBI बैंक, यानी कि RBI बैंक जिस रेट पर कर्ज देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसी आधार पर बैंक भी ग्राहकों को कर्ज मुहैया कराते हैं। अब देखिए इसी रेपो रेट के आधार पर ही जो बैंक होते हैं वो कस्टमर्स को कर्ज मुहैया कराते हैं। अब देखिए एक होती है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। माफी चाहूंगा, रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है वो भी यहाँ पर पढ़ लीजिए आप। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। अब कैसे काम आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब एक समय ऐसा हो जाता है कई बार कि जो हमारी नकदी होती है ना बाज़ारों में, यानी कि नगद जो है वो बढ़ जाती है, कैश का काम ज़्यादा होने लगता है, जो हमारी नगद करेंसी होती है वो नगद ज़्यादा हो जाती है, मतलब सभी के पास में नकदी ज़्यादा हो जाती है। उस समय क्या करता है RBI एक रेपो रेट जो होता है, रिवर्स रेपो रेट, माफ़ी चाहूँगा, रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसकी रेट की दर को बढ़ा देती है। यानी कि रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो बैंकों को, जो बैंक जो है वो पैसा जमा करते हैं उस पर ब्याज मिलता है। तो ब्याज की जैसे ही दर बढ़ जाती है तो सब क्या काम करते हैं, बैंकों में पैसा जमा करना स्टार्ट कर देते हैं। जो नकदी होती है उसकी नकदी में तरलता को नियंत्रित हो जाती है, यानी कि जो नकदी होती है, जो नगद राशि होती है, धनराशि होती है, उसकी जो तरलता होती है उसको नियंत्रण में रख लेते हैं। इस तरीके से कौन रखता है? RBI का ही काम होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को सेट करना, यानी कि उनकी दरों में कमी और बढ़ोतरी करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की वो की है छत्तीसगढ़ ने। अब देखिए ये क्या योजना है ये भी पढ़ लेते हैं। अधिकारियों ने बताया कि शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया 50 वर्ष से अधिक आयु न हो की सामान्य मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो ये जो योजना है तेंदुपत्ता योजना वो यही है और छत्तीसगढ़ ने ये स्टार्ट की है।
अगला प्रश्न हमारा बनता है, सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है, वो कौन सी कंपनियां हैं? कैनरा बैंक। कौन सी कंपनियां हैं ये नहीं हम बता सकते, क्योंकि ये जानकारी जो है क्वेश्चन में नहीं है। ये है सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक, तो हमें बैंक का नाम यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन हमारा ये है, सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी के बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है, वो कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने किया है। और इस पॉलिसी की क्या क्या खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बैंक ने कहा है कि किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से संबंधित स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देने वाली इस पॉलिसी के लिए न्यूनतम 300 रुपये से प्रीमियम शुरू होगा। और दूसरा, इन पॉलिसियों के तहत व्यक्ति न्यूनतम 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक रुपए का बीमा करा सकता है। यह व्यक्तिगत या परिवार के लिए खरीदी जा सकती है। इसमें बीमारी के इलाज के दौरान कमरे के किराए की कोई सीमा तय नहीं और इसे घर पर रहकर 15 दिन के इलाज के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत बीमा अवधि अधिकतम 9.5 माह रहेगी। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा क्या है। हाल ही में जिस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा, किस राज्य में होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप हमें अपनी वैल्यूएबल कमेंट करके ज़रूर बताइए। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित कहाँ पर हुआ है? ये हो चुका है, देखिए ये अभी स्थापित होगा। ये इस पर जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जा चुका है। ये मैंने आपको बताया भी है पहले क्वेश्चन। तो आप देखिए, ये हिम तेंदुआ संरक्षण स्थापित कहाँ पर होगा, इसका आंसर आप हमें अपनी वैल्यूएबल कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोबारा से कहूँगा एक बार, क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि ये वीडियो औरों के भी काम आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।